हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में फिर से मैं टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस करने वाला हूं। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करके आपको आंसर अपने मन में सोचना है और उसके बाद फिर हमारे आंसर से मैच कर लेना है। तो अगर आप ये इस तरह का क्वेश्चंस देख रहे हैं तो अगर पहले आप इसमें अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं है तो हमारा टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड का जो प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें पहले 1 से 20 तक का एक लेक्चर सीरीज है और उसके बाद फिर से 1 से 20 तक का एक दूसरा लेक्चर सीरीज है, जो 1 साल पहले का और जो अभी है, वो सारा मिक्स करके देख लीजिए। इतना देखने के बाद आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं जिसमें आपको एडमिशन लेना हो तो आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि कह रहा है कि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो भैया आप ये बताओ कि आप क्यों शिक्षक बनना चाहते हैं। पहला आंसर तो आप देख ही लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा है। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसमें कम उत्तरदायित्व है। दूसरा है यह एक समर्थित व्यवसाय है, इसमें छुट्टियां अधिक हैं। यह एक पारिवारिक व्यवसाय है। तो देखिए इसमें क्या है, इट इज़ अ डिवोशन प्रोफेशन। शिक्षा क्या है, एक समर्पित व्यवसाय है। इसमें आपको समर्पण भाव, सेवा भाव से आपको आना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, कम उत्तरदायी के लिए आइएगा तो फिर से कम उत्तरदायित्व कहाँ है, यहाँ पे और उत्तरदायित्व आपका ज़्यादा है। छुट्टियाँ अधिक होती है, तो ये तो बात सही है, लेकिन ये इस कारण आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो फिर आप एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाइएगा। यह एक पारिवारिक व्यवसाय है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। 20 के बाद अगर हम लोग 19 में बात करें, नेक्स्ट वन है कि कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन। आप कक्षा में किस तरह से बात करिएगा, किसके केंद्रित करके बात कीजिएगा। तो शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, सामान्य केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो आप आंसर अपने मन में सोच चुके होंगे और इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा है, बी है। नेक्स्ट वन अगर हम आगे क्वेश्चंस की बात करें 18 नंबर, तो कह रहा है सीखने में बड़ा बाधक है। सीखना अगर आप चाहते हैं तो सबसे बड़ा बाधक कौन सा है, तो फेल होने का डर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप जब अपने मन से बात कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आलोचना का डर, मूर्खता जवाब देने का डर और उपयुक्त सभी। तो जब उपयुक्त सभी आ जाए तो थोड़ा आप अलर्ट हो जाइए होगा। अब अपने आप को बचपन में ले जाइए और सोचिए कि आप क्यों नहीं सीख पाते थे। तो नहीं सीखने का सबसे बड़ा जो कारण था वो फेल होने का डर तो आपके मन में हमेशा सताते रहता था। आलोचना का डर भी रहता था, मुख्ता जवाब देना भी होता था। तो इसमें से कौन हुआ, उपयुक्त पूर्ण सही। क्लास में टीचर कोई आपको बोलता था कि भैया खड़े हो जाओ, ए प्रसाद, तो आप खड़े होते थे लेकिन आंसर आपको आते रहता था, तब भी आप नहीं दे पाते थे। आपको लगता था कि अच्छा हमारा आंसर गलत हो जाएगा तो फिर हमारा डांट के बैठा दिया जाएगा। 17 में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि एक शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। एक शिक्षक का कैसा उद्देश्य होना चाहिए, तो कह रहा है कि परीक्षा दबाव के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। अगला कह रहा है कि अध्ययन में विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों की अच्छा नागरिक बनने में सहायता करना और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आया, तो फिर हम तीनों ऑप्शन को फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला कह रहा है परीक्षा दबाव के लिए विद्यार्थियों का सहायता करना, टू हेल्प स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन स्ट्रेस। तो हाँ, शिक्षा को उस तरह बनाया जाए कि बच्चे एग्जामिनेशन से ज़्यादा ना डरें। तो ए नंबर ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। आप नहीं ये मतलब बता पा रहे होंगे, ऐसा आपको लग रहा होगा। तो चलिए हम आगे ऑप्शन देख लेते हैं, बी और सी पे बात कर लेते हैं। तो बी क्या कह रहा है, अध्ययन में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो शिक्षा का उद्देश्य तो ये है ही, तो बी तो एकदम हमको सही लग रहा है। आप सी पे बात करते हैं कि विद्यार्थियों के एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सहायता करना। तो ये भी तो बात सही है, शिक्षा का उद्देश्य यही है। तो अगर ये भी और ये भी दोनों आपको सही लग रहा है तो ऑब्वियसली फर्स्ट भी आप सही मानेंगे और ये डी नंबर ऑप्शन लगाएंगे कि ये क्या है, उपयुक्त सभी इसमें से आंसर होगा। फर्दर आगे अगर हम बात करें 16 नंबर, तो कह रहा है कि आत्मानुभूति यानी कि एम्पैथी शिक्षक को बचाने में सहायता करती है। ठीक है, आत्मानुभूति, ठीक है, एम्पैथी यानी कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात करिए। तो पक्षपात से, रूढ़िवादी से, अपशब्द से और उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर कौन सा होगा बताइए। तो 16 का होगा पक्षपात से। ठीक है, अगर इंट्रोस्पेक्शन कहिएगा तो ऐसे भी किसी को आप तो गाली देते नहीं चलते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद रूढ़िवाद विधायकता से इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहेंगे तो आप क्या करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे। आप हमेशा अपने आप से तुलना करते रहेंगे तो आप क्या करेंगे, प्री जस्टिस करेंगे। ठीक है, पक्षपात करने में आप बचेंगे। तो इसका आंसर बहुत लोग डी पे जा रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है, ए है।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो यहाँ पे पहला है कक्षा अनुशासन, दूसरा है शिक्षण के लिए विषय वस्तु, तीसरा है पढ़ने के लिए विद्यार्थियों की तत्परता और शिक्षण का समय विभाग चक्र। तो 15 का ऑप्शन क्या होना चाहिए बताइए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टीचर, टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कंटेंट ऑफ टीचिंग है ना, कंटेंट ऑफ टीचिंग अगर आपके पास है अच्छा तो क्लास में क्या होगा, डिसिप्लिन भी रहेगा, ठीक है। बच्चों में पढ़ने की जिज्ञासा भी क्या होगी, जगेगी। और समय समय तो टीचर से ही रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों में ज़्यादा कौन है, कंटेंट फॉर टीचिंग, टीचर का कंटेंट क्या है, वो कैसा आपके सामने डिलीवर्ड कर रहा है, इस बात पे भी क्या होता है, बहुत चीज़ डेवलप करता है कि उस टीचर का बिहेवियर कैसा है और उस टीचर को क्या रिस्पेक्ट क्लासेस में मिलते हैं। नेक्स्ट वन है व्याख्यान अधिक प्रभावशाली तरीके से दिया जाएगा अगर शिक्षक, कह रहा है कि लेक्चर विल बी कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली, यानी कि क्लास में अगर कोई टीचर आते हैं तो आपको कैसा अच्छा लगता है, तो आप मतलब किस तरह से अगर टीचर आपको पढ़ाते होंगे तो आपको अच्छा लगा होगा। तैयार किए हुए नोट्स को पढ़ाता जो है, या पहले से नोट्स की तैयार जो करके रखता है, विद्यार्थियों को चर्चा विमर्श में व्यस्त रखता है, और चौथा है प्रभावशाली तरीके से विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम में व्यस्त रखता है। तो देखिए चर्चा का यहाँ पे आ ही गया, शिक्षण अधिगम में सब चीज़ आ गया, चर्चा विचार विमर्श भी आ गया, तो प्रभावशाली तरीके से विद्यार्थियों का शिक्षण अधिगम में व्यस्त रखता है। इसका मोस्ट ज़्यादा सही आंसर जो है वो कौन सा है, 14 का डी है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर से कि आपका कितना क्वेश्चंस इसमें सही हुआ था। तो फर्दर आगे बात करें कि यदि आप प्रधानाचार्य हैं, ठीक है, और विद्यालय में कोई शिक्षक समय पे नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका एक छोटा सा आंसर है कि कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो अब इसी के कंटेस्ट में हम लोग आंसर इसका क्या करते हैं, ढूंढते हैं। तो उसको सबसे सामने डांटेंगे तो ये तो पहले ही गलत हो गया, उसको कार्यक्रम के बाद मिलने को कहेंगे तो ये हम थोड़ा कंसीडर करके रखते हैं, उसके उत्तरदायित्व को बताएंगे और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों से करेंगे तो ये भी गलत है। ये हम लोग सी नंबर में रखेंगे कि उसके उत्तरदायित्व को उससे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये 13 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, उसके उत्तरदायित्व को हम उसको बताएंगे। इस तरह का क्वेश्चंस वो हम पहले 20 वाले लेक्चर में भी कर चुके हैं। तो जो सबसे पहले वो हमारा पुराना 20 वीडियो का जो सीरीज़ नहीं देखे हैं उसको आप एक बार शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिए, एग्ज़ाम अगर बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो यहाँ पे आप नीचे कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दिया कीजिए कि आपको ये कैसा लगता है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट का ज़रूरत है। आप लोग तो देखते हैं बहुत से लोग हैं, लेकिन नीचे फीडबैक बहुत कम से लोग देते हैं, तो कम से कम फीडबैक एक लिख दिया कीजिए ताकि हम और सुधार इसमें कर सकें। 12 ये मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए कौन उत्तरदायित्व है, यानी कि इनडिसिप्लिन अगर स्कूल में है तो उसके लिए सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल लोग कौन है। तो दोषपूर्ण शिक्षण की विधियाँ, अध्यापकों का नेतृत्व की कमी, मूल्यों की कमी, मूल्य का मतलब लैक ऑफ वैल्यूज़, तो सभी है इसमें। आप आंसर देख के समझ ही गए होंगे, तो इसके क्या 12 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट वन हम कर रहे हैं आज का 10th को 9th हो जो भी हो, कि शिक्षण का पहला और मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षण यानी कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका पहला और मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अब जो हमारे लेक्चर पे 20 वीडियो पहले से अवेलेबल है और इस साल लगभग 8 और 3 11 वीडियो अभी तक आ चुके हैं, आ जाएंगे। ये वीडियो के साथ साथ आपको और वीडियो भी मिलेंगे, तो 11 वीडियो और मिलेंगे। तो इस सीरीज़ में लगभग हम लोग 15 वीडियो करेंगे, तो टोटल 20 + 15, ठीक है, यानी कि 35 वीडियो का ये पूरा कंप्लीट टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड का होगा। जो आप किसी भी स्टेट का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो आप इतना देख के जाइए, आपका 90% क्वेश्चंस क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। और 10% क्वेश्चंस जो आप यहाँ सीख के आपसे आंसर निकालने का तरीका जो सीखे हैं उसके बेसिस पे आप आंसर क्या करेंगे फिर, ठीक है। तो आगे हम बात करें कि शिक्षक का पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहला और मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन की समस्याओं को समाधान हेतु कौशल का विकास करना, केवल ज्ञान प्रदान करना, तो ये तो ऐसे ही गलत होना। कक्षा में व्याख्यान देना या कक्षा में डिफर लेक्चर इन द क्लास, या विद्यार्थियों के व्यक्तिगत संबंध रखना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत ही है। तो इसका आंसर कौन सा, ए, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन अगर हम दोस्तों बात करें 10 नंबर की, तो 10 नंबर में क्या कह रहा है कि जब आपके बच्चे सफल होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। तो ईर्ष्या होती है आपको, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है,
तो ये तो होता ही है, खुशी होती है, दोष होता है, तो ये तो गलत ही है। अब दोनों में ज़्यादा सही कौन सा है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन है ज़्यादा सही, तो इसका आंसर कौन होगा? बी। अगर आप सेल्फ सेटिस्फाइड रहिएगा तो आप खुश भी रहिएगा। तो इसमें शब्दों का चयन जो है ना बड़ा अजीब तरह का होता है, इसलिए आंसर खोजने में थोड़ा सा परेशानियाँ आती हैं। तो अब देखिए ये जो है ऐसा नहीं है, हम एक बात आज करना चाहते हैं, ये यूट्यूब पे क्या है, बहुत ही जगह यूट्यूब पे सब जगह वीडियो अवेलेबल है, लेकिन मैंने क्या करा है कि जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिफरेंट स्टेट में आए हुए, वो सारा मैं करा चुका हूँ यहाँ पे। जैसे आप इग्नू का ले लीजिए, उसका मैं करवा चुका हूँ, BHU का मैं करवा चुका हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का करवा चुका हूँ, झारखंड में जो B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका करवा चुका हूँ, यूपी का करवा चुका हूँ, यूपी में तो ऐसे आता नहीं है लेकिन कुछ पहले का था उसका पेपर करवा चुका हूँ, उसके बाद MP का करवा चुका हूँ, छत्तीसगढ़ का करवा चुका हूँ। तो सारे स्टेट के जो मतलब जहाँ पे भी हिंदी ज़्यादा मुख्य प्रचलित भाषा है, वहाँ पे अगर B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसका मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सर्च करके और यहाँ पे मैं करवा दिया हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूँ। तो आप अगर इतना करके जाइएगा तो हम ये कॉन्फिडेंट है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आइएगा, क्योंकि और आप कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो सारे स्टेट्स में आपको ये इंपॉर्टेंस करेंगे। तो चलिए थोड़ा बातें भी हो गई, तो अब हम आगे आते हैं कि छोटे बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। तो बैग वाला है पहला, दूसरा गृह कार्य नहीं देना है, तो इसमें कौन सा आंसर आपको दिख रहा है? तो एक ही आंसर तो दिख रहा है, 9वां का सी। इसके बाद अगर 8 नंबर में बात करें कि नैतिक शिक्षा के लिए कौन उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोरल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन के लिए क्या है, कौन सा उत्तरदायित्व है? तो पेरेंट्स, स्कूल, सोसाइटी और ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? तो आपके मन में अभी तक आंसर आ चुका होगा कि आंसर क्या होगा, डी होगा दोस्तों। फर्दर अगर हम आगे चलें तो हम 7वें नंबर की बात करते हैं, तो कह रहा है कि जो आपकी रचनात्मक और वैध आलोचना करता है तो आप उसे किस प्रकार मानना चाहिए। तो देखिए रचनात्मक और वैध आलोचना हमेशा हमारे मित्र ही करते हैं। तो पहला तो ये बचपन से हम लोग जानते हैं ना, ये प्रैक्टिकल है, लेकिन अब हम लोग ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो पहला एक मित्र की तरह उसको ट्रीट करेंगे, आलोचक की तरह ट्रीट करेंगे, प्रतिबंधी की तरह ट्रीट करेंगे और जैसे कि तैसा के रूप में। तो आंसर कौन सा होगा? ए, उस मित्र होगा हमारा, मित्र की जैसा ही ट्रीट करेंगे। 6 नंबर क्या है कि एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में दुर्व्यवहार करता है, तो ठीक है मान लेते हैं हम दुर्व्यवहार करता है, तो अब हम क्या करेंगे? तो पहला कह रहा है कि उसे कक्षा में खड़ा होने के लिए कहेंगे, उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, चुपचाप अपने कार्य करते रहेंगे और अपने शिक्षक को सहायक सामग्री के साथ रुचिकर बनाएंगे। तो आप आंसर किस आंसर के साथ जा रहे हैं, मन में सोच लिए होंगे। आइए अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है कि उसे कक्षा में खड़े होने के लिए कहेंगे, तो पनिशमेंट देना तो मना है। उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, तो ये भी तो कोई सोल्यूशन ही नहीं हुआ, ये भी तो एक तरह का पनिशमेंट हुआ। चुपचाप अपना कार्य करते रहेंगे, तो ऐसा कैसे होगा? हम टीचर हैं, हम क्लास के क्या हैं, सुपीरियर हैं, हम क्लास के कोऑर्डिनेटर हैं, क्लास को हम हमारे अपने मतलब क्लास के लीडर हम हैं, तो हम वैसा कैसे होने देंगे? तो हम अपने क्या होगा, जाहिर सी बात है कुछ एक विद्यार्थी है या कुछ काउच से वो कर रहा है, तो हम अपने शिक्षक जो कला है उसको और क्या करेंगे, सहायक सामग्रियों से और रुचिकर बनाएंगे और उसको उस कार्य में क्या करेंगे, मन लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपके मन में आ रहा हुआ करे ऐसा करे हुआ एक कंच आप लगा देंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे करना नहीं है। शिक्षक में प्रैक्टिकली मान लो कुछ और टीचर कर देते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम बुक के हिसाब से आंसर देंगे और जो थ्योरीज हैं उसके हिसाब से हम आंसर एग्ज़ाम में करते हैं, ठीक है। अब ऐसा किसी के मन में आ रहा होगा कि दो तबड़क लगा देंगे, तो वो भी करना सही नहीं है बुक के हिसाब से। और बाकी आप तो समझ ही रहे हैं कि क्या होता है। तो विद्यालय के सभी कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए क्योंकि इसे सीखने के अवसर मिलता है, ठीक है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, व्यक्तित्व में विकास होता है और सभी। तो आप किस आंसर के साथ जा रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप आंसर नंबर डी के साथ जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि देखिए आप जब क्लास में कोई चीज़ पहला दिन आप बोलते हैं तो थोड़ा डरे रहते हैं, दूसरा दिन बोलते हैं तो थोड़ा डर खत्म होता है, लेकिन रोज़ आपको अगर क्लास में बोलना पड़े तो आप निर्डर हो जाते हैं, ठीक है। तो सीखने का अवसर भी मिलता है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, तो व्यक्तित्व का विकास भी होता है। आप मान लो 10 लोग के सामने बोलेंगे तो जाहिर सी बात है आपके बोलने की कला में क्या होगा, विकास होगा। तो यही था इसका आंसर। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि आधुनिक समय में विद्यार्थियों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना है, ठीक है, तो प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू स्टूडेंट्स मॉडर्न टाइम, मतलब देना कैसा रहेगा? पिछड़ापन है, असंभव कार्य है, आवश्यक नहीं है। तो आप आंसर बताइए कि क्या है? तो आवश्यक है।
आध्यात्मिक का ज्ञान उस बच्चों को क्या होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। स्पिरिचुअल ज्ञान भी बच्चों को थोड़ा होना चाहिए, अपने समाज के बारे में, धर्म के बारे में, या जो भी चीज़ है उसके बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में उसको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा है दोस्तों, सी नंबर है। फर्दर आगे अगर हम बात करें आज के 17 नंबर के क्वेश्चंस में, तो अभिभावक अपने बच्चों के लिए अध्यापक से आशा क्या करते हैं। तो निष्पक्ष व्यवहार की, जाहिर सी बात है, असहानुभूति एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार की। और सी डी में ये है, तो आप किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, और क्यों जा रहे होंगे ये आपको पता ही है अच्छे से। नेक्स्ट वन अगर हम दोस्तों बात करें कि एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में प्रतिदिन आपसे प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे। तो उसे प्रश्न पूछने के लिए मना करेंगे, तो ये तो हम करेंगे नहीं। उसे प्रश्न पूछने के लिए उसकी सराहना करेंगे। देखिए इस तरह का बहुत से क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन तो इस तरह का सेम है, लेकिन इसके ऑप्शन हर एक क्वेश्चन के हिसाब से बदलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप आंसर रट के जाइएगा, यहाँ पे क्वेश्चन सेम तो दिखेगा, लेकिन उसका अगर आंसर वाली ऑप्शन बदल गया तो उस हिसाब से आंसर भी बदल जाता है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो ऐसा नहीं कि आप जल्दीबाजी में आंसर रट के रखें और वो मार दीजिए। जब भी आप आंसर लगाइएगा तो क्वेश्चंस के परिप्रेक्ष्य में 4 ऑप्शन को देख लीजिएगा कि वहाँ ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, ठीक है। आंसर इसमें रटने की ज़रूरत नहीं, आप समझिए और उसके परिप्रेक्ष्य में आंसर्स आपको लगाने हैं। तो हम 2 नंबर में अगर बात करें तो कह रहा है कि एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में प्रतिदिन आपसे प्रश्न पूछता है। तो हम हाँ भाई मान लेते हैं प्रश्न पूछता है, तो क्या कह रहा है, उसे प्रश्न पूछने से मना करेंगे। भैया हम ऐसा क्यों करेंगे। प्रश्न पूछने के लिए उसकी सराहना करेंगे। विद्यालय समय के बाद प्रश्न पूछने के लिए सलाह देंगे। बिना प्रश्न उत्तर दिए उसे बैठने को कहेंगे। तो ये तो हमारा गया काम से। तो अब आप बी और सी में कौन से ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। तो बी और सी में हम बी नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि विद्यालय के समय के बाद प्रश्न पूछने के लिए सलाह देंगे, ये कोई नहीं है। क्लास विद्यालय के समय के बाद कह रहा है, क्लास के समय के बाद कहता या क्लास के अंत में कहता तो हम यहाँ पे थोड़ा उसके साथ जाते, लेकिन ये कुछ और कह रहा है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, बी नंबर के साथ हम इसमें जाएंगे। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज आपको 3 वीडियो इस तरह से मिलेंगे एक ही साथ। और अगर आप जिस दिन ये वीडियो अपलोड नहीं हुआ है तो उसके बाद आप देख रहे हैं, तो फिर आपको जैसे मन वैसे देखिए। तो यहाँ पे आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में देर से आते हैं, ठीक है भैया। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बाकी आप पढ़िए, ऑप्शन सारा ऑप्शन पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं है कि हम आप बोल रहे हैं तो ऐसा ही है। तो आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करना है तो पहला आपको क्वेश्चंस रीड करना है, और उसके परिप्रेक्ष्य में जो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी वो आपको देखना है। जो नेगेटिव सेंस में उसको पहले ही काट देना, और फिर आपको आंसर को क्या करना है, कंपेयर करना, और फिर देखना कि अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, वो आंसर आपको एग्जाम में करके आना है। और फिर से अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम के पहले ये देख रहे हैं, तो आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक है। आप एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए और अच्छे मार्क्स के साथ आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं अपने हिसाब से वहाँ पे आप एडमिशन लीजिए, ठीक है। अगर आपको हमारा लेक्चर ये ठीक ठाक लग रहा है तो आप नीचे हमको फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि इसमें और क्या मॉडिफिकेशन का ज़रूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर एक नए लेक्चर में आप हमारे साथ मिलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।